चल, पिछले क्लास में हम लोग सी सर्किट पढ़ रहे थे और सी सर्किट में वेव डायग्राम हुआ था, फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक, फेजर डायग्राम पे हम बात करेंगे। तो देखिए वालों, इसमें दो तीन डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। फेजर डायग्राम दो तीन तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन समझिएगा। तो ये सी सर्किट का है, इसमें करंट जो है लीड करता है, वोल्टेज जो है लैग करता है। अब देख लीजिए उसमें प्लस π/2 है। तो डायग्राम बनाने का तरीका दो तीन हो सकता है। पहले तो ये होगा हमारा, ध्यान देंगे यहां पर आपने बोला कि सर करंट जो है वो, करंट के लिए इक्वेशन ध्यान देंगे क्या था, ये था ना बालक, sin ओमेगा टी प्लस π/2, याद है। और वोल्टेज के लिए कितना होगा, V0 sin ओमेगा टी। तो बताइए इसमें ज्यादा कौन है, करंट है, कम कौन है, कितना कम है, π/2। तो आप बोलेंगे सर इसके लिए अगर ये करंट होगा तो ये वोल्टेज होगा और इनके बीच डिफरेंस कितना का है, π/2। क्लियर वाला। अगर आप चाहें कि सर हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कब बनाइएगा। ठीक है, ये कब बनाना होगा, तो जब आप वोल्टेज को x पर लेंगे, करंट को y पर लेंगे, तब ये बनेगा। लेकिन हम हमेशा x पर ही रखेंगे, करंट को याद रखिएगा x पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिधर करंट होगा R रेजिस्टेंस वाला उधर ही वोल्टेज होता है। तो अगर इस पर बनाना होगा तो आप बोलेंगे करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा phi = π/2। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब करंट x पर लेंगे, वोल्टेज y पर। ये कब यूज करेंगे, जब वोल्टेज को x पर लेना होगा, करंट को y पर। ठीक है, एंगल का डिफरेंस याद होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। क्लियर है मतलब। तो एक और है, थर्ड है, वो भी बता दे रहे हैं। एक और मेथड है, जो अच्छा लगे बनाइएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और यहां पर तो ये बताइए 45 से हम लोग एंगल खींच रहे हैं, ये 45, ये भी 45। ये टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक 90 हो गया ये। तो आप बोलेंगे सर टोटल π/2 है। तो बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ पे करंट रखा जाए, कहाँ पे वोल्टेज रखा जाए। और ये जो है कितना ज्यादा है, तो ये ओमेगा टी ज्यादा है। तो आप बोलेंगे वोल्टेज को रख दीजिए, करंट को रख दीजिए। क्यों? वोल्टेज जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इतना ही चलेंगे, करंट का लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलना होगा। समझ आ रहा है? करंट के इक्वेशन बनाइए तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेंगे, और वोल्टेज का बनाएंगे तो केवल ओमेगा टी। क्लियर है बालक? तो ये भी आपका डायग्राम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन तीन फेजर डायग्राम है, जो बेहतर लगे बना लीजिए। वेव डायग्राम तो हो चुका है, वेव डायग्राम बना चुके हैं, बनाइए जल्दी। इसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे और अगले सर्किट में आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर एंगल का डिफरेंस हमको देखना होगा, एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है। जो कल नहीं आए होंगे, कल का वीडियो देखिएगा तब समझ में ये आएगा, क्योंकि कल दो सर्किट आपको बताया गया था, एल और सी का कुछ पोर्शन बताया गया था। आगे बढ़ा दे। तो वोल्टेज को अगर y पर लेना होगा तो वो डायग्राम होगा, वोल्टेज को x पर लेना होगा तो ये डायग्राम। दोनों हो सकता है। एंगल का डिफरेंस आपको चेक करना होगा,
ज्यादा हम लोग वही यूज करेंगे क्योंकि करंट को मैक्सिमम एक्स पर लेंगे, ठीक है। करंट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वोल्टेज वाला आपका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ये भी बना ले, हो सकता है कहीं मिल जाइए। हो गया अलग। तो वेव डायग्राम हो चुका है पिछले क्लास में, अभी फेजर डायग्राम हो गया हम लोग का। और अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। तो देखिए, लैंग्वेज लिखने से पहले इसका इक्वेशन आपको आना चाहिए। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, तो ध्यान देंगे। करंट के लिए जो इक्वेशन बना हुआ था सी में, ये था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और वोल्टेज के लिए कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये था अलग। तो अब जो लैंग्वेज होगा इसी से होगा। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन सी सर्किट, पाई बाई 2, पहला क्वेश्चन। फिर पूछा जाएगा कि करंट और वोल्टेज में कौन लीड किया है, करंट, कौन लैग किया है, वोल्टेज, कितना फेज डिफरेंस है, लिखेंगे, लिखा जाए लैंग्वेज इन hence we can say in C circuit, hence we can say in C circuit voltage lagging behind the alternating current by phase difference of pi by 2, कितना फेज डिफरेंस है, तो पाई बाई 2 से। क्लियर है बालक? आपके एग्जाम में ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट टाइप भी पूछा जाता है। तो क्या याद रखेंगे, फेज, इंपिडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन लैग करेगा, कौन सा लीड करेगा, ये आपको जानना होगा। हो गया बालक? चलिए, तो ये 1 2 3 फर्स्ट आर, सेकंड एल, थर्ड सी कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एलआर सर्किट। पूरा नाम इंडक्टिव रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव रेसिस्टिव सर्किट। हो गया बालक? तो ये बताइए कि इस सर्किट में कितना कंपोनेंट को कंबाइंड किया गया है, दो, कौन कौन, इंडक्टर रेजिस्टर, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में हमने कनेक्ट किया है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देखा जाए, सर इसका डायग्राम कैसा होगा, तो आते हैं डायग्राम पर। यही है बालक, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंडक्टर है, और ये क्या है, रेजिस्टर। तो इंडक्टर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL से लिखेंगे, L फॉर इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो आप बोलेंगे सर R रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है और XL है, क्या इसको बोला जाता है, इंपिडेंस का हमारा क्या है, इंडक्टर है। इसमें इंपिडेंस यूज होता है, रिएक्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इंपिडेंस टोटल के लिए
अलग अलग बताएंगे तो इसको हम रिएक्टेंस बोलेंगे, इसको रेजिस्टर बोलेंगे। तो इसमें ये क्या है, तो ईएमएफ सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कहा जाता है, करंट जा रहा है, तो ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर। तो जिस कॉम्बिनेशन में सर्किट में ये दोनों रहेगा तो टोटल सर्किट का नाम क्या होगा, एलआर सर्किट। ये एल है, ये आर है, तो टोटल का नाम क्या देंगे, एलआर सर्किट। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, उसके बाद डायग्राम लिखेंगे। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, an inductor of inductance L and a resistor of resistance R and a resistor of resistance R, a resistor of resistance R connected in series combination with a source of, लिखेंगे in series combination with a source of alternating voltage given by तो कितना होगा वाला देख लेते हैं। तो गिवन बाय V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। अब सवाल ये भी है कि सर कहीं कहीं हम लोग एप्टा लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, ठीक है, वहां लिखे हैं कि ये जोड़े हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों, तो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए बालक। होता ये है कि अलग अलग केस में हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग भी का यूज रेजिस्टर के साथ और एप्टा नॉट के यूज इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ यूज करते हैं। लेकिन आगे चल के हम अगर कहीं लिखते हैं कि इस तरीके से एप्टा एल एप्टा सी, तो बहुत आदमी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह हम लोग किसको यूज करते हैं, VL को। अगर लिख देंगे VL तो समझ में आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस, तब वोल्टेज और ईएमएफ में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ सर्किट का पावर होता है, ठीक है, जितना वो सप्लाई करे। जैसे बैटरी वगैरह होता है तो कोई कह सकता है कि सर ईएमएफ भी वही है अब वोल्टेज भी वही है, तो बिल्कुल जितना ईएमएफ रहेगा उतना ही वोल्टेज का सप्लाई रहता है सर्किट में। तो देखिएगा हम बार बार ये यूज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है दिमाग में सर इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब लैगिंग और लीडिंग बिहेवियर बताएंगे तब इसके साथ बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए वोल्टेज को हमेशा किसमें दिखा रहे हैं हम लोग, V में, क्योंकि ओम्स लॉ सबके दिमाग में रहता है कि V इक्वल टू IR, तो V लिखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा वो वोल्टेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ईएमएफ लिखने पर समझ में बहुत कम आता है, तो इसके जगह पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि ये ईएमएफ के लिए यूज किया जा रहा है। कोई दिक्कत बालक, ये इक्वेशन आप 1 लिख लीजिए, इक्वेशन 1 लिख लेंगे, क्योंकि लैगिंग और लीडिंग बिहेवियर हम लोग ईएमएफ से ही कंपेयर करते हैं और ज्यादातर हम लोग वोल्टेज से ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ हमारे दिमाग में रहता है। चलिए हो गया बालक, डायग्राम बना लीजिए।
हो गया बालक, लिखेंगे इसके नीचे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना वी आर इक्वल टू कितना आई नॉट आर होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है ना बालक। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, तो वी नॉट इक्वल टू वी आर इक्वल टू कितना आई नॉट आर, वी इक्वल टू आई आर। और फिर एक और था इंडक्टर था, तो लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर कैसे लिखा था हमने, वी एल से, तो दैट इज कितना होगा आई नॉट, और उसका रेजिस्टेंस कैसे होता है एक्सएल से, बताया गया ना। अब एक्सएल को कैसे हटाना होगा, तो एक्सएल को हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एल और ओमेगा, दोनों लिख लीजिए। तो एक है कहाँ के लिए वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टर, एक कहाँ पे वोल्टेज यूज करेंगे अक्रॉस इंडक्टर। अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे कि सर आपने दो वोल्टेज लिखा है, ठीक है, ये दो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा और कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ पर दो डायग्राम होगा, दो एक्सिस पर लेंगे, एक पर लेंगे आर के लिए, एक पर लेंगे एल के लिए। बोला जाए बालक, लिख लिए दोनों, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वी कैन से दैट voltage across inductor, we can say that voltage across inductor ब्रैकेट में VL lead the alternating current by phase difference of lead the alternating current by phase difference of pi by 2 हो गया, by phase difference of pi by 2। hence we can write अब एक चीज और ध्यान देंगे, अगर दो वोल्टेज है तो ये बताइए कि VL और VR में क्या डिफरेंस था। तो आपने बोला था सर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज के लिए फेज डिफरेंस 0 था, जबकि इसमें फेज डिफरेंस क्या था पाई बाई 2। तो ये बताइए कि आर सर्किट में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन एल सर्किट में हम लोग देखे हैं कि वोल्टेज ज्यादा होगा 90 और करंट क्या होगा 90 कम होगा, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा 90 ज्यादा होगा, करंट 90 कम होगा। करंट में पाई बाई 2 लगा दीजिए, ऑब्वियसली कम हो गया। तो इसी के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा फेजर बनाएंगे। तो देखिए आगे चल के लिखेंगे भी लैंग्वेज, कौन है एल वाला है ना, तो ध्यान देंगे बालक, इस पर हम ले लिए वी आर, क्यों, करंट वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होता है। और ये कौन हो गया वी एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये बताइए एक पॉइंट पर दो वोल्टेज हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो वेक्टर वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि दो डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट प्लेन में आ जाएगा, वेक्टर पढ़े ना बालक। तो अगर ये वी आर है ये वी एल है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, तो इन एक्स वाई प्लेन, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट क्या होगा वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो याद रखेंगे अगर एक वी आर है एक वी एल है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट प्लेन में होगा। और ये कितना एंगल से, तो ये एंगल नोन नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे फाई लेंगे, फाई एंगल से। अब ये रिजल्टेंट बताएगा, तो वेक्टर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में
और y कंपोनेंट का स्क्वायर, याद है बालक। और यहाँ पे ये भी समझ जाइए कि करंट वोल्टेज एक ही पाथ पे रहता है आर सर्किट के लिए, जबकि करंट और वोल्टेज लेंगे इंडक्टर के लिए तो ये 90 डिग्री ज्यादा होता है, इसीलिए इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि सर कैसे निकालना होगा, तो आप ये हमारा V0 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपको एक पॉइंट ले लीजिए, क्यों लेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना होगा इस पर, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम O है, तो ये A ले लेंगे, ये B हो जाएगा और ये C। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अगर डायरेक्शन बताना हो, डायरेक्शन, तो हम एंगल बनाएंगे tan फाई, क्योंकि अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो याद रखिए मैग्नीट्यूड के लिए क्या था, √a² प्लस b², और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल टू y/x था। तो हम तो दोनों निकालने वाले हैं, तो इसमें tan पूछिएगा कहां से आ गया, तो ट्रायंगल जिसे बना के रखेंगे तभी ना tan बताएंगे। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है, दैट इज फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, किसके लिए, तो VR और VL के लिए हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। पहले आप बना लीजिए, उसके बाद ही निकाला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम साइड में कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन करना होगा, इधर कर देना है, दिख रहा है ना जी, हम इधर कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया बालक, डायग्राम समझ में आ रहा है। चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, डायग्राम समझने के लिए क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं सर ऐसा क्यों है, क्यों आप आर को इस पे रखे हैं, एल को उधर। देख, हमें शुरू से बात करेंगे, हम बात करेंगे आर सर्किट से। तो ये बताइए आर सर्किट में इक्वेशन कितना बना था, तो इक्वेशन बना था I = I0 sin ओमेगा टी और V = V0 sin ओमेगा टी, याद है बालक। तो यहाँ पर एंगल का डिफरेंस क्या है, 0। अब बोलेंगे सर देयर इज नो फेज डिफरेंस, 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि जिस पाथ पर करंट होगा इसी पाथ पर क्या होगा, वोल्टेज सेम, करंट इसी पर, वोल्टेज इसी पर, इसीलिए दोनों एक ही लाइन पर रखे हैं, दिख रहा है। चलिए सेकंड में L था, तो अभी L ही बना रहे हैं, तो L को भी समझा दे रहे हैं। तो अगर L सर्किट लिया जाए, L सर्किट, तो L सर्किट में क्या था, तो I = हमने पढ़ा था I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, याद है, और वोल्टेज था V0 sin ओमेगा टी। तो अब बताइए दोनों में ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। तो अब बताइए वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है, तो आप बोलेंगे सर E लीड करेगा, ये लैग करेगा। तो अब बताइए इसका अगर डायग्राम बनाना हो फेजर, तो आप यही ना बनाएंगे कि सर आप बोले थे कि करंट को X पर लीजिएगा, क्यों लेंगे, क्योंकि E इसी डायरेक्शन में रहता है, आर सर्किट में दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो Y पे नहीं ना लीजिएगा, X से स्टार्ट होता है एंगल 0 से, तो इस पर I लेंगे। तो बताइए इससे E अगर I है तो वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए 90, तो ज्यादा ऊपर लेके नीचे ले, नीचे तो कम हो जाएगा, तो ऊपर यही ना हो गया जी, फाई = π/2। तो इस पर क्या लेंगे, हम वोल्टेज लेंगे, किसके लिए, L सर्किट के लिए। अब समझ में आ रहा है ये क्यों ऊपर लिया गया है, क्योंकि ये करंट के साथ 90 बनाता है, ठीक है, और जो आर सर्किट होता है दोनों एक ही पर होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये L लिए हैं, ये R लिए हैं। तो अब वेक्टर का रूल लगेगा, वेक्टर का रूल क्या था,
वेक्टर अगर पढ़े होंगे तो जानकारी होगा, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए फिर से एक बार कि अगर कोई बॉडी है और इस पर दो दो डायरेक्शन में फोर्स लगे एक साथ एक ही बार में, तो ये दोनों तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लेन में जाएगा एफ फोर्स से। समझ में आ रहा है? तो ये रिजल्टेंट होता है और इसको निकालने का तरीका क्या है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट कहलाता है और इसका एंगल नीचे के साथ लीजिएगा क्योंकि आप नीचे से जीरो से न चल रहे हैं, तो नीचे से लेंगे ये, तो यहाँ पे निकालेंगे। अब समझिएगा, समझ आ रहा है बालक तुमको? देखिए इधर यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज कितना लिया जाए, तो V नॉट इक्वल टू अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर लिख सकते हैं बालक। तोड़िए तो इसको अभी क्या लिखे थे आप, I नॉट R का स्क्वायर, याद है? इसको क्या लिखे थे, I नॉट XL का स्क्वायर हो जाएगा। V नॉट इक्वल टू, अगर दोनों को स्क्वायर करेंगे तो I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, I नॉट स्क्वायर और XL का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अभी निकाले नहीं थे, क्या है अभी पीछे यही तो यूज कर रहे हैं। तो B के जगह पर I नॉट R, VL की जगह X नॉट XL। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे अंडर रूट में आप I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, I नॉट स्क्वायर, तो ये क्या होगा R स्क्वायर और ये क्या होगा, तो XL का स्क्वायर। बाहर कुछ निकल रहा है, तो V नॉट इक्वल टू, बाहर स्क्वायर है अंडर रूट में तो एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और जब I नॉट निकालेंगे तो क्या होगा, V नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये बताइए कि अगर हमको XL हटाना हो, रिप्लेस करना हो, तो कितना लिखेंगे, L ओमेगा का होल स्क्वायर और ये V नॉट अपॉन कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है बालक। इक्वेशन 1 लिखेंगे यहां से, जहां पे लगे कि नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना होगा। आगे बढ़ा दिया जाए इसको।
हो गया बालक, यहाँ तक हो गया, लिख लिए। लिखेंगे इसके नीचे, अब देखिए क्या लिखना होगा। वेयर जेड कौन सर्किट है? एलआर सर्किट। ये इम्पिडेंस है। वेयर इम्पिडेंस किसके लिए? तो एल आर सर्किट के लिए। कितना पढ़े हैं बालक? तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब देखिए जब लिख रहे थे तो आपका एक क्वेश्चन था कि सर ये कैसे अंडर रूट में आप लिख रहे हैं, याद है कल? तो हमने बताया था कि जब डेरिवेशन करेंगे तभी मालूम चलेगा। तो अभी दिख रहा है कैसे आया है, पीछे देखे निकाले हैं यहाँ पर। कल हम डायरेक्ट ही लिख रहे थे इसलिए कि फॉर्मूले में याद करना था, डेरिवेशन आज हो रहा है इसका। चलिए अब इसको फिर से हटाना होगा, तो कैसे हटाएंगे? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे हटा सकते हैं। तो दैट इज इम्पिडेंस। हो गया बालक? तो अगर यह लिखना हो कि आई नॉट इक्वल टू तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट अपॉन, तो आप कोई ले लीजिए, तो आप बोलेंगे सर जेड है एल आर, या इसके जगह कोई ले सकते हैं वी नॉट अपॉन अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये ना होगा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां लिखेंगे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बताइए इसमें क्या दे, प्लस माइनस डायग्राम में, ये थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं। हमको ये बताइए कि इस डायग्राम में कौन ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है कि करंट ज्यादा है? डायग्राम में कौन ज्यादा आपको दिख रहा है, वोल्टेज की करंट? तो वोल्टेज में नेट बताइएगा, ई वोल्टेज के बारे में बात हो रहा है, बाकी कोई, क्योंकि दो वोल्टेज थोड़ी काउंट करेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट में कौन ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज फाई एंगल ऊपर है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा? तो अगर वोल्टेज फाई एंगल ज्यादा है इसका मतलब करंट फाई एंगल क्या होगा? कम होगा। ये भी आप देख सकते हैं कि 0 पर है, ये फाई ऊपर है। तो जब इसका ना इक्वेशन आप बना रहे हैं, आप इसका इक्वेशन बना रहे हैं, तो जब इसका इक्वेशन बनाइएगा तो इसमें क्या दे देंगे? -5। क्यों? कम है, वोल्टेज ज्यादा है, ये कम है, तो कम है तो माइनस हो गया। अब इसके लिए I इक्वल टू आई नॉट को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो अभी हमने लिखा था जेड एल आर, और ये कितना होगा? साइन ओमेगा टी -5। और एक ये भी हो सकता है कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा टी -5। पीछे वाला इक्वेशन कितना था? 1 था ना, इसको ले लेंगे हम लोग 2। ये भी लिख लीजिए, पहले ये लिखिए उसके बाद आगे। तो ये क्या है जो हमने इक्वेशन निकाला? तो आप बोल सकते हैं इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। हो गया वाला?
चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं उसमें वोल्टेज लीड किया है 5 एंगल से, इसका मतलब करंट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग मतलब कम रहेगा, तो इसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि सर इन एलआर सर्किट, पहले इसको कंप्लीट कीजिए उसके बाद बोलेंगे। बन गया वाला। अब देखिए आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बार बार करंट में क्यों आप एंगल का चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप हेडिंग देख लीजिए क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। वोल्टेज थोड़ी था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक करंट है तो करंट में ही चेंज करके दिखलाएंगे। समझ आ रहा है बालक। चलिए लैंग्वेज लिखे तो लिखेंगे इन एलआर सर्किट, in LR circuit voltage, in LR circuit voltage lead the alternating current, voltage lead the alternating current, voltage lead the alternating current by phase difference of, lead the alternating current by phase difference of phi, by phase difference of phi। कौन लीड किया है, वोल्टेज। क्यों किया है, डायग्राम देखिए, यही आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है वाला, ये वाला। तो ये वोल्टेज है तो करंट से तो ज्यादा ही है, कितना ज्यादा है, तो फाइव एंगल। तो ये लीड किया तो ये क्या कर जाएगा, लैग, इसीलिए इसमें हम लोग -5 किए। चलिए नेक्स्ट वाला। हाँ इसमें डायरेक्शन भी निकाल लिया जाए। सर डायरेक्शन बता दीजिए, तो डायरेक्शन हम लोग वेक्टर वाला यूज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डैश दे दीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में होगा tan phi इक्वल टू, अब डायग्राम आपके सामने होना चाहिए, देखो जी यही ना है। तो tan लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AC, और AC का वैल्यू किसके इक्वल होगा, OB, और OB का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, VL, और बेस क्या है, OA, OA के लिए कितना लेंगे, VR, यही लेने वाले हैं, समझिएगा। तो tan phi इक्वल टू कितना, तो tan phi इक्वल टू AC, एक कितना था, एक AC था, एक OA था। AC किसके बराबर, OB, ये कितना, OA, OB पर कौन था, तो VL, AC पर कौन है जी, OA पर कौन है, तो VR। ये कितना पढ़ाया गया है, तो I नॉट XL और I नॉट R, ये दोनों कैंसिल, तो tan phi कितना हो जाएगा, XL अपॉन R। थर्ड, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हो गया बालक। तो ये क्या है, तो ये आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। रिजल्टेंट कौन, V नॉट,
वी नॉट का डायरेक्शन किसके साथ, करंट के साथ बोला जाए। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 is the direction of resultant, equation number 3 is the direction of resultant, is the direction of resultant for LR circuit है, for LR circuit है। हो गया वाला, ये कितना कंप्लीट हुआ, 4, फर्स्ट R, सेकंड L, थर्ड C, फोर्थ LR। चलिए 5 में आएंगे, CR सर्किट। 5 नंबर में CR सर्किट, तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपेसिटिव हो गया वाले। चलिए इसका डायग्राम थोड़ा सा देखा जाए, ये भी बताए थे। दिख रहा है वाले, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, कैपेसिटेंस C होगा, रेजिस्टेंस R होगा। VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। क्लियर है, तो लिखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। लिखेंगे अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R and a resistor of resistance R connected in series combination with a source of alternating voltage, is called CR circuit, is called CR circuit है। तो देखिए, तो इधर तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ सोर्स ऑफ EMF कितना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कि इससे ज्यादा कि कम। ठीक है, और ये क्या है, तो गिवन EMF है जो सर्किट में है, तो ये लिख लीजिए और इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे। वो पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सोर्स ऑफ EMF, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके नीचे डायग्राम बनाना होगा। हो गया बालक। अब यहाँ पर कितना कंपोनेंट यूज किया गया है, 2। कौन कौन, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा। हटाया जाए।
लिख रहे हैं पोटेंशियल, ये वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैसे लिखे थे बालक? VC से कितना होगा? I नॉट XC। I नॉट XC कैसे हटता है? 1/C ओमेगा। इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस क्या था? रेजिस्टर। कितना? VR कितना होगा? I नॉट R। अब बताइए, दो वोल्टेज फिर मिल गया, इसका मतलब दो डायरेक्शन। इसका भी क्या होगा? दो डायरेक्शन। तो एक है R के लिए, एक है C के लिए। तो आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसमें क्या होता है, तो करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। करंट वाला इक्वेशन अगर बनाइए तो I नॉट साइन ओमेगा टी अब +π/2 आता है। +π/2 मतलब करंट ज्यादा होता है वोल्टेज से। तो इसमें क्या होगा, आप कहिएगा कि सर अगर करंट के साथ दिखाना होगा तो करंट होगा और VC कहाँ होता है? नीचे। दोनों का अलग अलग बता रहे हैं। इसमें दोनों एक ही लाइन पर होगा। इसमें क्या होगा, करंट से ही कम रहता है π/2 मतलब करंट ज्यादा रहता है। तो क्या इन दोनों के लिए फेजर डायग्राम मेरा ये हो सकता है? ये फेजर हो सकता है सर? ये रेजिस्टेंस वाला क्योंकि करंट है, और ये कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्योंकि करंट से 90 कम होता है, 90 कम। तो जब ये रेजिस्टेंस के लिए है, ये कैपेसिटर के लिए, तो रिजल्टेंट कौन है? ये है। और ये कितना नीचे आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले तो इसको लिखना होगा, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये दोनों सेम पाथ पे रहते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है और इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 90। ये हो गया, लिख लिए इसको। लिखे तो इसको दोनों। एक होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और एक होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये कंप्लीट करेंगे तो और दो बचेगा, LCR और LC। ठीक है, उसके बाद और है पावर है, अल्टरनेटिंग करंट का पावर फैक्टर है, चॉक कॉइल है, रेजोनेंस है, डैम्पिंग वेव है। दोनों हो गया वाला, दोनों लिख लिए। तो बताइए, तो कैपेसिटर के लिए करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2। कौन लीड करेगा? करंट। कौन लैग करेगा? वोल्टेज। ठीक है, इसमें आपको जानना होगा कि ये करंट है, ये करंट है I, तो इसका वोल्टेज नीचे आता है VC। और इसमें क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में रहता है क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस 0 है। तो अब अगला स्टेप में हम इसका फेजर डायग्राम लेंगे। फेजर डायग्राम तो ये क्यों लिया गया है? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये 90 लेस होता है π/2, तो रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा? V0। फिर उसी तरीके से इसको ट्रायंगल जैसा बनाया गया है। क्यों? डायरेक्शन निकालेंगे इसका भी लास्ट में हम लोग। बनाइए डायग्राम, फेजर डायग्राम।
हो गया बालक। तो क्या निकाला जाए, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे बालक। रिजल्टेंट वोल्टेज कौन है, वी नॉट। कितना होगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखिए तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो आई नॉट आर, ये टूटेगा तो आई नॉट एक्स सी, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। दोनों में से आई नॉट स्क्वायर बाहर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर है तो एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जब ये निकालेंगे तो टोटल डिवीजन में जाएगा, और एक्स सी को हम 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग 1/c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो लिखिए तो टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज करके, रिजल्टेंट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। हो गया बालक, इक्वेशन 1 कर लेंगे इसको। आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब क्या लिखने वाले हैं, इम्पीडेंस वगैरह लिखेंगे। देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं, देखिए तो यहां लिखना होगा वेयर इम्पीडेंस Z कितना है, कौन सा है, C और R कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये ना वाला, देखिए इधर तो ये इम्पीडेंस है, बताया गया था पीछे भी आपको। अब यहां भी क्या करेंगे, तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, तो जेड सी आर साइन, नहीं यहाँ पे साइन नहीं लेंगे, वी नॉट अपॉन, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं सारा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसको क्या कहा जाए, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कितना होगा, I इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी। ये बताइए कि इसमें सीआर सर्किट में करंट लीड किया है कि लैग किया है? अब देखिए, आप तो ऐसे बता नहीं पाएंगे बिना डायग्राम देखे। करंट देखिए, रिजल्टेंट वोल्टेज देखिए और बताइए कौन लीड किया है कौन लैग किया है। करंट लीड किया है तो हम लोग फेज ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें करंट में वोल्टेज में, करंट ही में ना, कभी ऐड करें कभी सब्ट्रैक्शन में ले रहे हैं। तो बताइए कि अगर इसका इक्वेशन हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्लस लिखे कि माइनस लिखे? प्लस। क्यों? ज्यादा है, करंट ज्यादा है फाई एंगल, तो आप बोलेंगे ये इक्वेशन हो गया। अब इसी को अगर आई नॉट को तोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे? वी नॉट अपॉन जेड सी आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और वी नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2। यहां से लिखेंगे। हो गया बालक? तो यहाँ पर प्लस है। पिछले वाले में हम लोग लिखे थे वोल्टेज जो है, पिछले वाले में क्या किया था? वोल्टेज लीड किया था। यहाँ क्या करेगा? लैग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी करंट ज्यादा है, मैक्सिमम है। हो गया बालक? बोल दिया जाए, लिखेंगे hence we can say that in CR circuit, in a CR circuit voltage, in CR circuit voltage, in a CR circuit voltage lagging behind the alternating current, lagging behind the alternating current by phase difference of, lagging behind alternating current by phase difference of phi, by phase difference of phi। हो गया बालक? by phase difference of phi। अब इसमें डायरेक्शन भी निकालना है रिजल्टेंट का। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। हो गया बालक? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो क्या लिखेंगे? tan phi इक्वल टू, तो कितना था?
AC अपॉन OA। AC किसके इक्विवेलेंट OB, ये कितना OA। ये कौन था VC, ये कौन था VR। इसका वैल्यू I0 XC, इसका वैल्यू I0 R। I0 कैंसिल हो गया, तो tan phi इक्वल टू कितना XC अपॉन थर्ड। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में लिख लिया जाए। तो ये किसके लिए है, तो CR सर्किट के लिए। हो गया वाला, लिखेंगे लैंग्वेज। इक्वेशन नंबर 3 इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इक्वेशन नंबर 3 इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर CR सर्किट, तो बस यहीं रुकेंगे क्योंकि और 2 सर्किट है, इसके बाद वाले क्लास में कर लिया जाएगा। तो आज कौन कौन सा पढ़ लिए हम लोग, LR और CR। ठीक है, पीछे वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके थे, तो 2 सर्किट हम लोग पढ़ लिए।